आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड की बात करने जा रहे हैं। मेटालिक क्लस्टर होता क्या है? सबसे पहला है जी, मेटालिक क्लस्टर क्या होता है? मेटालिक क्लस्टर किसे कहते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जी मेटालिक क्लस्टर, ठीक है ना। मेटल लस्टर के हवाले से आपके पेपर के अंदर एक सवाल आता है कि वाई मेटल्स शो लस्टर, कि क्यों जो उनसी मेटल्स हैं वो चमक को जाहिर कर रही होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वाई मेटल्स आर शाइन, कि क्यों मेटल्स उनसी हैं वो शाइन करती हैं, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर, ये है जी मेटल, ये मेटल का पीस है। यहाँ से एक रोशनी आती है जी सूरज की रोशनी आती है, टकराती है, वापस चली जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जौन सी है, यहाँ पर होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोडियम मेटल है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जौन सी है क्या होगा? क्या होगा कि शाइन करने लग पड़ती। जैसे ही मेटल, ये मेटल का पीस है, मेटल के पीस के ऊपर से रोशनी टकराने के बाद वापस चली गई, तो ये मेटल ने शाइन करना शुरू कर दिया, चमकना शुरू कर दिया। चमकी क्यों है ये मेटल? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, इसकी वजह क्या है ये देखें। ठीक है ना, यहाँ से सोडियम मेटल है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ठीक है ना, तो चूंकि ये सूरज की रोशनी आपको पता है कि हीट होती है, सूरज की रोशनी ये मेटल के एटम्स के जो से इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सूरज की रोशनी को जज़ब करेंगे। जैसे ही सूरज की रोशनी को जज़ब करेंगे तो ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो से होंगे ये सूरज की रोशनी को जज़ब करने के बाद यहाँ से निकल कर इधर चले जाएंगे। जिस इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, जैसे ही सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी मेटल के सरफेस के ऊपर, तो मेटल के अंदर जो से एटम्स एग्जिस्ट करते होंगे, उन एटम्स के अंदर जो से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? सूरज की रोशनी को जज़ब करेंगे। सूरज की रोशनी को जज़ब करने के बाद वो क्या करेंगे? ये हाँ, इनर शेल में था ना ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से निकलेगा, ये आउटर शेल में चला जाएगा, ऐसे करके ये आउटर शेल में चला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आउटर शेल में चला जाएगा फिर ये वापस नीचे आएगा, यानी कि एक्साइटेशन वे ऑफ मैनर में आ गया। ये कौन सी एक्साइटेशन में चला गया। एक्साइटेशन में जाने के बाद ये जो सा, ठीक है ना, एक्साइटेशन में कैसे इलेक्ट्रॉन गया है, इसने सूरज की रोशनी को जज़ब किया है। जज़ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इनर शेल से आउटर शेल में चला जाएगा। एक्साइटेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है इनर शेल से आउटर शेल की तरफ। इनर शेल से आउटर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। एक्साइटेशन वे ऑफ मैटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो इनर शेल से आउटर शेल में मूव कर जाएगा। और फिर डी एक्साइटेशन में क्या होगा? डी एक्साइटेशन में क्या होगा कि ये जो सा इलेक्ट्रॉन होगा, इसने जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी ना, वो एनर्जी जब सारी की सारी इस्तेमाल हो जाएगी तो ये वापस से अपने जगह पर वापस से आकर फिक्स हो जाएगा। इसको हम कहेंगे डी एक्साइटेशन, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो सारी की सारी एनर्जी को यूज़ करने के बाद आउटर शेल से आउटर टू इनर शेल में चला जाता है वापस से, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? इसको कहते हैं हम एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन
आउटर शेल से इनर शेल में जाता है ना, तो फिर उस दौरान ये एनर्जी खारिज करता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? लाइट की फॉर्म में। और वही लाइट, वही चमक जो उनसे होगी वो हमें यहाँ पर नज़र आएगी। मेटल, ठीक है ना, मेटल की सरफेस के ऊपर वही चमक आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है ना। मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये सारी कहानियाँ आपने यहाँ पर लिख देनी है कि व्हेन लाइट इज़ फॉल ऑन द फ्रेशली कट पीस ऑफ मेटल, फिर क्या होगा? मेटल, देन इट इज़ शाइनी, कि क्यों ये चमक जाती है, फिर ये चमक पैदा हो जाती है, बिकॉज व्हेन लाइट इज़ फॉल ऑन द मेटल, जैसे ही मेटल पर लाइट फॉल होती है, द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो उनसे इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को। इनर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है ना। द इनर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड बिकम एक्साइटेड, और ये जो उनसे इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनकी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि इनर शेल से आउटर शेल की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। एक्साइटेड वे ऑफ मैनर में चले जाएंगे। जैसे ही सूरज की रोशनी इन मेटल के अंदर मौजूद उनसे एटम्स पर पड़ेगी, तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे इनर शेल में होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑन डी एक्साइटेड स्टेट में क्या होंगे कि वो इनर शेल से आउटर शेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। और डी एक्साइटेड स्टेट, ऑन डी एक्साइटेशन में जैसे ही डी एक्साइटेशन स्टेट में जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इनर शेल से आउटर शेल में चला जाएगा, जब सारी की सारी एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा, तो फिर वो एनर्जी, ठीक है ना, फिर उस एनर्जी उसकी पहले जैसी हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर शेल में गया है वो आउटर शेल से इनर शेल में वापस से आ जाएगा, तो उस दौरान वो एनर्जी को खारिज करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। वही वाली बात लिखनी है। ऑन डी एक्साइटेशन द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी। डी एक्साइटेशन में क्या होगा? जब आउटर शेल से इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस दौरान ये एमिट करेगा एनर्जी, खारिज करेगा, ऐसे करके ये एनर्जी खारिज कर रहा है जब ये इनर शेल से आउटर शेल में जाएगा, ऐसे करके, तो ये एनर्जी को खारिज करेगा लाइट की फॉर्म में। एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वही लाइट जो सी होगी वो हमें सरफेस पर नज़र आ रही होगी मेटल पर। सो मेटल सरफेस लुक शाइनी। बस और क्या बात बतानी है इसमें, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करने जा रहे हैं, जिसकी चौथी वाली प्रॉपर्टी है, तीसरी ये, चौथी ये है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबल का मतलब क्या होता है? चेंज इनटू शीट, यानी कि शीट की फॉर्म में चेंज कर देना। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इनटू वाइड्स की में चेंज कर देना। डक्टिलिटी का मतलब है जी वाइड्स में चेंज कर देना, किसी भी मेटल के पीस को वायर में तब्दील कर देना। और मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि किसी भी मेटल के पीस को शीट में चेंज कर देना। ये दोनों के दोनों चीज़ें मेटल में होती हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में होती हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेटल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेटल है, ये देखें, ये मेटल का एटम है, ये मेटल है, ये मेटल है। जैसे ही हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, शीट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको स्लिप करवाएंगे, तो फिर क्या होगा? यानी कि इस पर फोर्स लगाई, फोर्स F लगाई, तो ये मेटल की सरफेस क्या करेगी? ये थोड़ी सी उधर हो जाएगी, यानी कि ये इधर चली जाएगी। ठीक है ना। जैसे ही इधर चली जाएगी तो फिर जब और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये और उधर चली जाएगी। इस तरह से वायर बन जाएगी, ठीक है ना। यही खसूसियत से वायर बनती है कि जैसे ही हम मेटल की सरफेस पर इस तरह से फोर्स लगाते हैं, इस तरह से फोर्स लगाते हैं, इस तरह से उसको खींचते हैं, तो मेटल के एटम्स क्या करते हैं?
वो मेटल के एटम्स की जो सी लेयर होती हैं वो लेयर बाकी लेयर्स पर स्लिप कर जाती है। इन दोनों लेयर्स पर हमने फोर्स लगाई थी, तो ये दोनों लेयर्स क्या कर जाएंगी, इन दोनों लेयर्स के ऊपर स्लिप हो जाएंगी। जैसे स्लिप होंगी तो ये जो सी दोनों लेयर्स होंगी एटम की, मेटलिक एटम्स की ये दोनों लेयर्स जो सी होंगी ये इन मेटलिक एटम्स वाली लेयर से दूर चली जाएंगी और फिर मज़ीद फोर्स लगाएंगे तो ये फिर ये वाली लेयर जिसके ऊपर फोर्स लगी है मेटल, ठीक है ना, ये वाली मेटलिक एटम्स की लेयर कि जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है ये और दूर चली जाएगी इस लेयर से, ठीक है ना। इस तरीके से जाती जाएगी और वायर बनती जाएंगी, ठीक है ना, स्लिपरी, ठीक है ना। क्योंकि वायर्स क्यों बन रही हैं, वायर्स कैसे बन रही हैं, ऐसे बनती हैं क्योंकि लेयर्स, मेटल की लेयर्स क्या होती हैं, मेटल के एटम्स की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही होती हैं। जैसे ही स्लिप होंगी तो फिर वायर्स क्रिएट होंगी, ठीक है ना। 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है ना, ये देखिए 1 ग्राम गोल्ड आपने लिया है, वो छोटा सा इतना सा होता है, इतना सा 1 ग्राम गोल्ड होता है। जब आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे ना वो इतना सा होता है, छोटा सा, तो उसको खींच कर वायर में तब्दील करोगे 1 ग्राम गोल्ड को, तो 1 ग्राम गोल्ड से जो सी वायर बनेगी वो बनेगी 1500 मीटर की, इतनी लंबी वायर बनेगी। और 1 मीटर होता है इतना सा होता है 1 मीटर, कितना होता है समझ लो, इतना ही होता है, हाँ इतना ही होगा 1 मीटर, ठीक है ना, थोड़ा सा और लंबा कर लो, इतना होता है 1 मीटर। 1500 मीटर लंबी वायर बनेगी 1 ग्राम गोल्ड से, जो सा इतना सा होता है। यार इतने से गोल्ड से 1500 मीटर लंबी वायर बन रही है, तो वो कैसे बन रही है, वो इसी तरीके से बन रही है क्योंकि मेटल के एटम्स की जो सी लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती रहती हैं। जैसे ही मज़ीद फोर्स लगाते जाएंगे और मेटल के एटम्स की जो सी लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती जाएंगी और वायर्स बनती चली जाएंगी, उसी मेटल की वायर बनती जाएगी, ठीक है ना। 1 ग्राम गोल्ड के ऊपर हमने 1.5 किलोमीटर लेयर लंबी लाइन बन जाएगी। यह आ गई मेलेबिलिटी, चेंज इनटू शीट। वाई मेटल्स आर मिलेबल एंड डक्टाइल, कि क्यों मेटल जो सी होती हैं वो मेटल मिलेबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। इसकी वजह एक ही है, वो क्या है जी, व्हेन स्ट्रेस इज़ अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड, व्हेन स्ट्रेस इज़ अप्लाइड on the surface of metals, when a stress is applied on the surface of metals, then the layers of metal atoms slipped, and the shape of metal, और जो सी मेटल की शेप होगी, then the shape of metal is changed into this region, and the shape of metal, जो सी मेटल की शेप होगी वो इज़ चेंज्ड, मेटल की शेप जो सी होगी वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में चली जाएगी, इज़ चेंज्ड ड्यू टू दिस रीज़न, मेटल्स चेंज इनटू वायर्स एंड शीट्स। इस तरीके से ही हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल के पीस को, और इसी तरीके से ही हम मेटल के पीस को वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे ही हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, तो मेटल की एटम्स की जो सी लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती जाती हैं और वायर्स उसी मेटल की बन रही होती है इस तरीके से, ठीक है ना, समझ आ गई, ये था। और फिर उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं, ये इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है। बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, और हाई डेंसिटी होती है मेटल की, और क्लोज पैकिंग भी होती है इनके एटम्स की, मेटल के एटम्स की बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, मेटल के एटम्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, ऐसे। क्लोज पैकिंग होती है, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। ज़ाहिर सी बात है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है, तो मैस इनका मेटल्स का ज़्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी भी बढ़ जाती है।
और जब हम किसी भी मेटल के पीस को अपने रूम के अंदर रखते हैं तो वो कम जगह घेरती है, वॉल्यूम भी उनका कम होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्लोज पैकिंग होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं, आपको मैंने अभी बताया कि मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। गोल्ड ले लो, क्लोज पैकिंग की वजह से, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।